जय हिंद। प्रभात पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिवादन है। आज हम प्राचीन भारत के मौर्य वंश का मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, जो आज से लगभग 2300 वर्ष पहले अपने चरमोत्कर्ष पर था। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें अनेक महान राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके संस्थापक ही थे, बिंदुसार, अशोक। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मौर्य वंश जो इतना विशाल राजवंश था, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस विशाल राजवंश की स्थापना के लिए कितने प्रयास करने पड़े। पिछले वीडियो में हमने नंद वंश का इतिहास पढ़ रहा था, तो वहाँ हमने देखा था कि धनानंद जो एक क्रूर और निर्दयी निरंकुश शासक था, उसके राजवंश में जनता को कोई सुख नहीं था। यही जब एक तक्षशिला के ब्राह्मण हुआ करते थे, एक विद्वान हुआ करते थे, आचार्य, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। उन्होंने जब देखा कि जो नंद वंश है वो ऐसे निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना कर रहा है जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति में बाधा पहुंच रही है, तभी उन्होंने प्रण लिया था कि एक दिन मैं नंद वंश को हटाकर ऐसे राजवंश की स्थापना करूंगा जो अखंड भारत तक विस्तृत हो और वो जनता के हित में कार्य करे। और उनका जो विचार था वो नेक था, इसीलिए सफल भी हुआ, धरातल पर भी हुआ। मौर्य वंश में जितने शासक हुए या फिर उसके बाद भी, सबने अपने से ऊपर उठकर जनता के बारे में सोचा और उनके प्रति कार्य किया। इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त जो चाणक्य के शिष्य थे, अपने गुरु के आदेशानुसार मौर्य वंश की स्थापना किए। आइए अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। उसके पहले जो मौर्य वंश की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और सबसे महत्वपूर्ण अंग रहे, उनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। इनके अन्य नाम भी थे। बचपन में इनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता था और आगे चल के इनका एक और नाम हुआ विष्णुगुप्त, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चर्चित हुए जिस नाम से वो था चाणक्य। इनका जन्म 375 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, मगध में। वही निधन 283 ईसा पूर्व पटना में हो गया। इनका निधन किस प्रकार हुआ, इसको किसी का पता नहीं। ये एक लेखक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे। और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो बहुत ही चर्चित है और आज भी शासन व्यवस्था के संचालन में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। और इससे हमें मौर्य वंश के इतिहास का पता भी चलता है। जब तक ये जीवित रहे तब तक मौर्य साम्राज्य में महामंत्री के पद पर रहे, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी और उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में भी, और अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा देते रहे। आइए अब चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त अर्थात मौर्य वंश के संस्थापक एवं मौर्य राजवंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में वर्तमान के जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आता है उसमें हुआ था। और कई इतिहासकारों का मानना है कि ये राजवंशी थे, कई इतिहासकार मानते हैं कि निम्न कुल के थे। वास्तविकता में इनकी जाति क्या थी ये नहीं पता, परंतु राजा हुए, एक नेतृत्वकर्ता हुए, तो ऐसे दृष्टि से देखा जाए तो वे एक क्षत्रिय थे। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने धनानंद की हत्या करके मौर्य राजवंश की स्थापना की। इनका 3 विवाह हुआ था। एक धुरधरा से जो महापद्मानंद की बेटी थी, दूसरा हेलना से जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और तीसरा शादी हुआ था नंदिनी से। इनके जो बच्चे थे वो एक थे बिंदुसार, और ये जो बिंदुसार थे वो धुरधरा से हुए पुत्र थे। इनकी माता का नाम था मूरा
और इनके पिता का नाम था नंदा अर्थात चंद्रवर्धन मौर्य। ये एक बहुत अच्छे शासक थे, अपने साम्राज्य में बहुत अच्छे से सब चीज़ का विस्तार किया हुआ था। इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है 305 ईस्वी में जो सिकंदर के सेनापति सेलुकस द्वारा जो लड़ाई लड़ा गया था, उसमें सेलुकस निकेटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। इसी विजय के उपरांत सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। पहले तो ये हिंदू धर्म के मानने वाले थे, लेकिन बाद में जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म के मार्ग पर चलने लगे और अंततः जब एक एज आया तो उन्होंने स्वयं ही गद्दी छोड़कर अब देखा कि उनका बेटा योग्य हो गया तो बिंदुसार को गद्दी दे दी और स्वयं कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में चले गए और जो जैन पद्धति होती है उसके अकॉर्डिंग उपवास रखकर अपना देह त्याग कर दिया। इस तरह से 298 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इनके शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी यात्री है मेगास्थनीज, वो आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के भारत का विस्तृत वर्णन किया है, जो बहुत ही सुनने में सुखद लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने गद्दी संभाली। इनका जन्म 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। जैसा हमने पहले देखा, इनकी माता का नाम दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनके एक भाई भी थे किसनाक, लेकिन उनका देहांत हो गया। इनकी पत्नी का नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चित में आती है वह सुभद्रांगी, क्योंकि अशोक का जो जन्म हुआ था, सम्राट अशोक का जन्म वो सुभद्रांगी से हुआ था। इसके अतिरिक्त उनके 15 और रानियाँ थीं। पुत्र में अशोक, वीताशोक, सुसीम के अतिरिक्त 58 अन्य पुत्र भी थे, लेकिन जिनके उत्तराधिकारी का पद संभाला वह अशोक ने संभाला, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा योग थे और सबकी हत्या करके वे स्वयं शासक बन गए। इनके शासनकाल में भी बहुत अच्छे से साम्राज्य का विस्तार हुआ और डाइमैक्स नामक एक यात्री थे जो इनके शासनकाल में भारत यात्रा पर आए थे। इनका शासनकाल 27 वर्ष का था। 1973 ईसा इन्होंने शासन संभाला, परंतु कुछ जो 3 वर्ष थे उसमें उनके बेटों में कुछ इधर उधर हुआ था और कोई शासक के पद बैठे तो थे लेकिन शासक के पद पर नहीं थे। और 2070 के बाद से जो शासन संभाला वो इनके पुत्र अशोक ने संभाला। और जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कितने बड़े क्षेत्रफल पे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही तो अखंड भारत कहलाता था, जो आज खंड खंड में बटा हुआ है। आइए अब सम्राट अशोक के जीवन परिचय को देखते हैं। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके माता पिता का नाम था सुभद्रांगी और बिंदुसार। इनकी भी कई सारी पत्नियां थीं, जिनमें देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिरसिथा इत्यादि थे, लेकिन कारुवाकी का जिक्र इनके अभिलेखों में मिलता है। अशोक एक बड़े ही प्रतापी शासक थे, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा भी है, और इसीलिए तो अशोक को महान अशोक कहा जाता था। इनके अन्य नाम भी हैं देवनाप्रिय, प्रियदर्शनी इत्यादि। इन्होंने अपने कई भाइयों की 99 भाइयों की हत्या करके और तब अपनी गद्दी को संभाला था। इस कारण इनको क्रूर अशोक की भी उपाधि दी गई थी। बाद में इन्होंने धर्म के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, तब से ये धम्म अशोक हो गए। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इनकी जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, जिस वर्ष बिंदुसार की मृत्यु हो गई। निधन के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और इन्होंने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जिसमें विजय हुए। इनकी जो अंतिम लड़ाई थी वो कलिंग के युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और कभी न युद्ध करने की ठानी, और इस तरह से इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने बौद्ध संगीतियाँ भी कराई और कई सारे स्तूप बनवाए बौद्ध धर्म की में। इन्होंने अपने जो राज्य प्रसार था, राज्य व्यवस्था को बताने के लिए शिलालेख खुदवाए, स्तंभ लेख खुदवाए। इनके सबसे प्रसिद्ध स्तंभ
सारनाथ का अशोक स्तंभ है जो उनके साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। इस तरह उन्होंने 232 ईसा पूर्व तक अपने संपूर्ण क्षेत्रफल वाले राज्य का संचालन किया और जिसमें जनता खुश भी थी। सम्राट अशोक के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें इनके शिलालेख और स्तंभ लेखों से ही प्राप्त होता है, जो भारत के कोने कोने में बसा हुआ है। और इसको शिलालेख और स्तंभ लेख लिखवाने का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। इसके बाद से और कई सारे शासक हुए जो योग्य न होने के कारण धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन होते चला गया। और इसके अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिनका शासनकाल 187 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद से उनके एक महामंत्री थे, सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने बृहदत्त की हत्या करके नए राजवंश की स्थापना की, शुंग राजवंश की। इस तरह योग्यता के अभाव में एक बड़ी साम्राज्य का पतन हो गया, एक युग का अंत हो गया और अब नए राजवंश की स्थापना हुई, शुंग वंश की। जय हिंद।